आपके यहाँ पे जो सोशल साइंस के 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें आप अधिक से अधिक प्रश्नों को कंप्लीट कर पाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए और पेपर पेन लेकर के बैठिए। जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपको बताए जा रहे हैं उनको आप जो है अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चलिए। इस तरीके से आपका एक अच्छा नोट्स तैयार हो जाएगा और फिर उस नोट्स को एग्जाम टाइम में आप रिवीजन करिए। सारे क्वेश्चंस आपके वहीं से तैयार हो जाएंगे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, आज हमने स्टार्ट की है ये क्लास 6 की एनसीईआरटी है और इसका नाम है, इसमें जो पहला चैप्टर है वो है सौरमंडल में पृथ्वी। तो आइए इसको सौरमंडल में पृथ्वी को देखिए। एनसीईआरटी को आपको पढ़ते कैसे हैं? एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए सबसे पहले आप उसकी पूरी थ्योरी को एक बार कंप्लीट पढ़ लीजिए और देखिए कि इसमें क्वेश्चन किस लाइन से बन सकते हैं, कहां कहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। और फिर इसके बाद प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछे गए हैं उनको देखिए। आपके सारे सवाल वहीं से कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए यहां पर जो पूछा गया है, सबसे पहला दिया हुआ है सौरमंडल में पृथ्वी। सौरमंडल में पृथ्वी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारा चैप्टर 1 है, सौरमंडल में पृथ्वी। देखिए यहां पर तो कुछ नहीं खास लिखा हुआ है, तो आप इसको केवल रीडिंग कर लीजिए। लिखा हुआ है कि सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले 1 या 2 चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप इनकी गणना नहीं कर सकते हैं। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं, कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हुए हों। यानी कि यहां पर यह बताया गया है कि आकाश को शाम को देखने पर कितना सुंदर प्रतीत होता है। ठीक है, अब यहां से पढ़िए, इन चमकीली वस्तुओं से के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को, इसके बारे में दिया हुआ है, चंद्रमा को देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई देता है। चंद्रमा की स्थिति को दिखाया गया है कि यह जो है किस आकार और किस स्थिति में दिखाया जाता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में, इसको ध्यान रखिए, एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्र वाली रात पूर्णिमा कहलाती है। यानी कि 1 महीने में एक बार जब पूर्ण चंद्र होता है तो उसको हम लोग पूर्णिमा कहते हैं। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं। यह नए चंद्र की रात जो है अमावस्या कहलाती है। यानी 15 दिन के बाद अमावस्या होती है और 1 महीने में जो पूरा चांद दिखता है उसे हम लोग पूर्णिमा कहते हैं। क्या आपको आगे दिया हुआ है, यहां से पढ़िए, क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम नहीं देख पाते हैं। ये बात दी गई है। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट, ये यहां से लेकर के ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से सीटेट में कई बार परीक्षा में सवाल बन चुके हैं। देखिए क्या कहता है, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। प्रश्न आपसे क्या पूछा जाएगा कि सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं क्या कहलाती हैं? यहां पर दे देगा खगोलीय पिंड, तारा, ग्रह, नक्षत्र, उल्का पिंड, कोई भी ऑप्शन बना करके दे सकता है। और ये 2012 और 2013 में भी यहां से प्रश्न बन चुका है। तो आप यहां से अंडरलाइन कर लीजिएगा और इसको नोट डाउन कर लीजिए बिल्कुल अपने नोट्स में कि जो है सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। आगे क्या दिखा हुआ है, इन्हीं पिंडों के बारे, खगोलीय पिंड के बारे में है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ठीक है, ये गैसों से बने होते हैं। यानी खगोलीय पिंड कैसे होते हैं? गर्म होते हैं। ठीक है, और तथा बड़े आकार के होते हैं, गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होती है। इस लाइन को भी ध्यान रखिए, खगोलीय पिंडों के पास ऊष्मा तथा प्रकाश होती है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। क्या कहते हैं? इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। और सूर्य भी एक तारा है, इस बात को आप अंडरलाइन करिए। पूछा गया है सूर्य क्या है? खगोलीय पिंड है, नक्षत्र है, ग्रह है, तारा है, तो उपग्रह है। तो सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। यहां से सवाल बन चुका है और आपसे दोबारा भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आगे क्या कहता है,
इसके आगे यहां पर भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, इस चीज को भी आप अंडरलाइन करिए। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग इनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर पाते तथा ये अत्यंत छोटे दिखाई देते हैं। बहुत कुछ खास लाइन नहीं है, लेकिन बस एक बार रीडिंग कर लीजिए। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई देती हैं, यानी कि ये बात बताया जा रहा है कि जब कोई वस्तु जो है बहुत दूर होती है तो वो छोटी दिखाई देती है, और जब बहुत नजदीक आ जाती है तो वो हमें बड़ी दिखाई देती है। हवाई जहाज का यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जब हवाई जहाज आकाश में उड़ता है तो वो कितना छोटा दिखाई देता है। अब अगली लाइन से ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से सवाल बन सकता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां देख सकते हैं, ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। ठीक है, अब यहां पर इंपॉर्टेंट लाइन कैसे पूछी जाएगी और सवाल कैसे बनेगा, इस चीज को ध्यान रखिए। अगर आपने सवाल बनाना सीख लिया कि कैसे लाइन टू लाइन सवाल बनते हैं, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो फिर आप सीटेट में बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं, क्योंकि लाइन टू लाइन क्वेश्चन यहां पर बनते हैं। देखिए कैसे बनेगा। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को क्या कहते हैं। अब ऑप्शन दे देगा, ग्रह कहते हैं, तारा कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल कहते हैं। अल्फा मेजर तथा बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अल्फा मेजर और बिग बियर क्या है, तो यह एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। ठीक है, इस चीज को समझिएगा। आगे लिखा है, बहुत आसानी से पहचान में आने वाले नक्षत्र मंडल जो है स्मॉल बियर क्या है, स्मॉल बियर या जिसको हम लोग सप्त ऋषि या 7 ऋषि कहते हैं, जो है ये बहुत आसानी से पहचान किए जाने वाला। और यहाँ पर ये सप्त ऋषि के बारे में दिखाई दे रहा है, और ये एक लड़की जब उत्तर की ओर देखती है तो यहाँ पर ध्रुव तारा भी उसको दिखाई देता है। ठीक है, इसी के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। अल्फा मेजर को ध्यान रखिएगा, अल्फा मेजर और बिग बियर क्या है, एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। और नक्षत्र मंडल किसको कहते हैं, इस लाइन को आप जब पढ़ेंगे तो इसकी पूरी परिभाषा को याद कर लीजिए, पॉइंट कर लीजिए कि यह जो है नक्षत्र मंडल कहलाता है। आगे क्या दिया हुआ है, अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाए। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये पूछ सकता है कि उत्तरी तारा किस दिशा को दर्शाता है। विकल्प में दे देगा उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो आपको ध्यान रखना है उत्तरी तारा उत्तर दिशा को दर्शाता है, और इसे ही ध्रुव तारा कहा जाता है। यानी कि अगर ये भी पूछा जा सकता है कि ध्रुव तारा किस दिशा को दर्शाता है, तो ध्रुव तारा जो है उत्तर दिशा को दर्शाता है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। आगे क्या लिखा हुआ है, आगे यहां से इस लाइन को पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट लाइन है। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। इस चीज को बिल्कुल, लाइन को बहुत इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। ऐसे पिंडों को ग्रह कहते हैं। क्या पूछा जाएगा कि ग्रह किसे कहते हैं। अगर ग्रह की परिभाषा पूछी जाए तो ग्रह की परिभाषा यहां पे आप लिखेंगे, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश एवं से प्रकाशित होते हैं, ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। तो आप ग्रह की परिभाषा को यहां पर आप जो है नोट डाउन कर लीजिए। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं। अब ग्रह के बारे में क्या दिया हुआ है, ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, ये ग्रीक भाषा प्लेनेटाई शब्द से बना हुआ है। यानी यहां से भी ये पूछा जा सकता है कि ये जो है ग्रह प्लेनेट जो है अंग्रेजी भाषा की किस भाषा से है, तो ये ग्रीक भाषा से लिया गया है, और जिसका अर्थ है जो है इसके प्लेनेटाई से बना हुआ है। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। यानी कि कोई भी जो ग्रह होगा वो अपने अक्ष पर चारों ओर घूमेगा। उस गति को हम लोग घूर्णन गति कहते हैं। और जब वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है तो उस प्रकार की गति को हम परिभ्रमक या परिभ्रमण गति कहते हैं। आगे हम इन सभी ग्रहों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा।
और फिर ये मैं बताऊंगा यहाँ से कितने टाइप के क्वेश्चन बन चुके, आप उसको नोट डाउन करते चलिए। देखिए यहाँ कुछ और रोचक तत्व दिए हुए हैं। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। क्वेश्चन क्या बनेगा कि किन ग्रहों के चारों ओर छल्ले दिखाई देते हैं, तो उसमें बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। इन तीनों ग्रहों के बारे में आप लोग पॉइंट आउट कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिए। आगे हम लोग अब अगले इसमें जो है विस्तार से इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब इसको देखिए, इसको थोड़ा सा मैं रोटेट कर देता हूं इस इमेज को, ठीक है। तो अब देखिए इसको, मुझे लगता है पूरी ये इमेज दिखाई दे रही होगी आराम से। पहले तो पूरे सौरमंडल की स्थिति को अच्छे से आपको समझना है कि सौरमंडल में ग्रह जो है उनकी स्थिति क्या है, सूर्य से उनका क्रम क्या है, उनका आकार कैसा है, कैसे दिखाई देते हैं, और वो अपने अक्ष पर कितने दिनों में चक्कर काटते हैं, और जो सूर्य के चारों ओर जिसे हम परिभ्रमण कहते हैं वो कितने दिनों में पूरा करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इस स्थिति को देखते हैं। ये हमारा सूर्य है, ठीक है। सूर्य के सबसे नजदीक का जो ग्रह है ये बुध है, ठीक है। इसके बाद ये जो है शुक्र है, बुध, फिर शुक्र के बाद ये पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल। पहले आप 4 याद रखिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इसी क्रम में आपको याद रखने हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। फिर इसके बाद बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये कुल मिलाकर के कुल 8 ग्रह हैं। 4 ये हैं और 4 ये हैं। इन 8 ग्रहों के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, एक एक चीज को समझेंगे। ये देखिए, कोई भी जब ग्रह है वो जब अपने अक्ष पर घूमता है तो हम उसे कहते हैं घूर्णन। जब वो सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार में गति करता है तो हम उसको कहते हैं परिघूर्णन, ठीक है। देखिए ये सारे जो ग्रह हैं वो सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार में चक्कर लगाते हैं। इसीलिए कोई ग्रह जो है बहुत जल्दी सूर्य का चक्कर लगा लेता है, किसी ग्रह को बहुत ज्यादा समय लगता है, किसी ग्रह को अपने अक्ष पर चक्कर लगाने में कम समय, 1 ही दिन का समय लगता है, किसी को 2 दिन का समय लग सकता है या ज्यादा समय लगता है, ठीक है। उनके बारे में हम लोग एक एक को विस्तार से देखते हैं, कितना किसको समय लगता है। देखिए सूर्य के यहां पर पहले बुध के बारे में देखते हैं। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 88 दिन तथा अपने अक्ष पर घूर्णन जो है 59 डे, यानी ये बुध है। बुध जो है अपने अक्ष पर जब घूमता है तो उसको जो है 59 डे लग जाता है, और जब ये सूर्य का चक्कर लगाता है तो 89 डे लगता है। इसी प्रकार से शुक्र है, शुक्र ऊपर दिया हुआ है, शुक्र को देख लीजिए, शुक्र को कितना टाइम लगता है, यहाँ सारे दिए हुए हैं, सबको पढ़ लेना है और सबको याद रखिए, ठीक है। शुक्र को चारों ओर अपने 1 दिन को पूर्ण करने में 243 दिन लग जाता है, और जो सूर्य का चक्कर लगाता है वो 255 दिन में, यानी सूर्य की जो गति उसकी शुक्र की जो गति है, शुक्र जो है बहुत धीरे गति करता है, यानी पृथ्वी उस पर ज्यादा गति करती है। सूर्य जो अपने अक्ष पर घूम रहा है वो बहुत धीमी गति से घूम रहा है, इसलिए उसको अपने अक्ष पर ही घूर्णन करने में 243 दिन का समय लग जाता है, और जब वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है तो उसको 255 दिन लग जाता है। इसी तरीके से पृथ्वी का दिया हुआ है, पृथ्वी के चारों ओर एक परिक्रमण 365 दिन में, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है 365 दिन में, और अपने अक्ष पर आप सभी जानते हैं 1 दिन में घूर्णन कर लेती है। इसी वजह से पृथ्वी जो है, पृथ्वी में दिन और रात होता है, क्योंकि 24 घंटे में ही पृथ्वी अपने जो एक्सिस है, अपना अक्ष है, उस पर घूर्णन कर लेती है, पूरा कर लेती है। आगे मंगल के बारे में दिया हुआ है कि सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण जो है 687 दिन में, 687 दिन में मंगल ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर इस तरीके से दीर्घ वृत्ताकार में परिक्रमा कर पाता है, और जो अपने अक्ष में जिस तरीके से पृथ्वी को 1 दिन लगता है, इसी तरीके से जो है मंगल ग्रह को भी 1 दिन में अपना पूरा अपने एक्सेस पर वो चक्कर लगा लेते हैं। यहाँ उसके चंद्रमाओं की संख्या दी हुई है, जो है पृथ्वी की चंद्रमा की संख्या 1 है, और जो है मंगल के चंद्रमा की संख्या 2 है, और ये सारे ग्रह आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि आंतरिक ग्रह में कौन कौन शामिल है। 4 विकल्प दे देगा इधर के और 1 विकल्प इधर का दे देगा, यानी कि ये गलत हो जाएगा। ये कहलाते हैं बाह्य ग्रह। बाह्य ग्रह के अंदर बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून आते हैं।
ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, अब बृहस्पति के बारे में समझते हैं। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 11 साल 11 महीने लगभग 12 साल में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर पाता है। इसका मतलब बहुत धीमी गति से जो है ये परिक्रमा करता है। बृहस्पति है, आप आकार में भी देख सकते हैं, बड़ा है काफी, ठीक है, और अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 9 घंटे 56 मिनट लगाता है। यानी अपने अक्ष पर तो वो बहुत जल्दी चक्कर लगा लेता है, क्योंकि उसको 9 ही घंटे में, पृथ्वी को 24 घंटा लगता है, मंगल को 24 घंटा लग जाता है, एक दिन पूरा लग जाता है, लेकिन बृहस्पति जो है 9 घंटे में ही अपना पूरा ऐसे चक्कर लगा लेता है। लेकिन जब वो दीर्घ वृत्ताकार में इस तरीके से चक्कर लगाता है तो उसको 12 साल लगभग लग जाते हैं। इस चीज को ध्यान रखिए। सूर्य के अब आगे फनी के बारे में दिया हुआ है। फनी सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 29 साल में लगा पाता है, ठीक है, 29 साल 5 महीने में, और अपने अक्ष पर 10 घंटे में, 10 घंटे 40 मिनट में ही चक्कर लगा लेता है। 10 घंटे में जो है अपने एक्सिस पर घूम जाता है, ऐसे अक्ष पर, और जब सूर्य का चक्कर लगाता है तो उसको कितना लगता है? 29 साल का समय लग जाता है। इसके चंद्रमा की संख्या 29 है और बृहस्पति के चंद्रमा की संख्या 16 है। इनकी एक टेबल बना लीजिए, इसमें एक साइड लिखिए ग्रह, फिर सूर्य का चक्कर लगाने की संख्या, अपने अक्ष पर घूमने की समय, और फिर इसके बाद चंद्रमाओं की संख्या। एक टेबल बना करके इसको याद रखिएगा। आगे यूरेनस के बारे में दिया हुआ है। सूर्य के चारों ओर का परिक्रमण 84 दिन में और अपने अक्ष में 17 घंटे 14 मिनट में। इसी प्रकार से नेपच्यून का दिया हुआ है कि ये जो है 164 साल में परिक्रमा कर पाता है, क्योंकि ये बहुत दूर है। देखिए ये नेपच्यून है, जब ये ऐसे चक्कर लगा रहा होगा सूर्य के दीर्घ वृत्ताकार में, जब वो आएगा इस तरीके से फिर वापस जो है, तो इसको करीब करीब 164 साल लग जाएगा। यानी एक व्यक्ति का जीवन तो समाप्त ही हो जाएगा। अगर कोई सूर्य इसमें जो है नेपच्यून में जीवन संभव हो पाता तो जो है उसको पूरा एक परिक्रमण करने में 164 साल लग जाता। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिए, जब ये परिक्रमण होता है तो इसी वजह से ऋतुओं में परिवर्तन होता है। कभी आप सर्दी देखते हैं, कभी बरसात देखते हैं और कभी गर्मी देखते हैं, क्योंकि यह ग्रह जब जो है सूर्य के नजदीक आ जाते हैं तो गर्मी होती है, और जब ये जैसे जैसे सूर्य से दूर चले जाते हैं तो फिर जो है वहां सर्दी होती है। जैसे इस समय सर्दियों का मौसम चल रहा है, यानी सूर्य और पृथ्वी की जो दूरी है वो दीर्घ वृत्ताकार के समय काफी दूर हो जाती है। मैं आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा, समझाऊंगा कि कैसे जो है ऋतुओं में परिवर्तन होता है और कैसे सर्दी और गर्मी का होना पाया जाता है। आगे चलते हैं अगले पेज पर। आगे क्या क्या कह रहा है? अब इसको थोड़ा रोटेट होने में 1 मिनट का समय लग सकता है, एक दफा आप देखिए। चलिए, अब यहां पर क्या आप जानते हैं के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है कि पौराणिक रोमन कहानियों में फोल यानी सूर्य देवता को कहा जाता था। फौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। चंद्रमा क्या है? एक जो है उपग्रह है, और किसका उपग्रह है? पृथ्वी का उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। यानी कि जो है जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 8 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। यानी पृथ्वी जैसे ही 8 और अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करते हैं। अब हम इन 8 ग्रहों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, तो वीडियो पर बने रहिएगा। ठीक है, अभी काफी समय है, अभी 20 मिनट का ही क्लास हुआ है। आगे हम लोग इसको सौरमंडल को कंप्लीट करेंगे। आज हम लोग पूरा ये 6 चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और अगली क्लास में हम लोग जो है जो क्लास 6 का पहला चैप्टर है वो पूरा हो जाएगा, इसके बाद सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। चलिए अब सौरमंडल के बारे में देखते हैं। सौरमंडल प्रमुख है चूंकि ग्रहों का। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। इस लाइन को ध्यान रखिएगा, ये लाइन ऊपर लिखेगा और नीचे कहेगा इनको मिलाकर के क्या कहते हैं, तो इनको मिलाकर के सौरमंडल कहते हैं। यानी सौरमंडल में कौन कौन शामिल है? सूर्य शामिल है, उसके 8 ग्रह शामिल हैं, उपग्रह शामिल हैं, कुछ अन्य खगोलीय पिंड शामिल हैं और कुछ क्षुद्र ग्रह या उल्का पिंड मिलाकर के, इन सब को मिलाकर के सौरमंडल बनता है। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसमें सूर्य क्या है? इनका
मुखिया है। ठीक है, तो सबसे पहले इसी मुखिया के बारे में पढ़ते हैं, सूर्य के बारे में। ठीक है, सूर्य सौरमंडल का के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। सूर्य कैसा है? गर्म गैसों से बना हुआ है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रहता है। सूर्य सौरमंडल के प्रकाश के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। सूर्य जो है सौरमंडल के प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि सौरमंडल के प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत कौन है? वो है सूर्य, क्योंकि अभी हम पूरी इस ब्रह्मांड में बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं। इन आकाश गंगाओं में केवल और केवल सूर्य के बारे में जानते हैं, क्योंकि सूर्य एक तारा है। आगे समझिए क्या कहता है। लेकिन हम इनकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य और पृथ्वी की दूरी यहां पर दी हुई है, इसको अंडरलाइन करिए और नोट डाउन करिए कि सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। आप महसूस कीजिए कितने करोड़? 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के बाद 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर 1000 किलोमीटर, लाख किलोमीटर, फिर करोड़ किलोमीटर और फिर 15 करोड़। और सोचिए कि अगर सूर्य जो है पृथ्वी के और नजदीक होता तो कितनी ऊष्मा और कितनी गर्मी दे पाता। क्या पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाता? चलिए आगे पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। आगे ग्रहों के बारे में दिया हुआ है। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से पृथ्वी के अनुसार वे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। इनका क्रम याद रखिए, क्योंकि क्रम से भी सवाल पूछा जा सकता है। कभी कभी बृहस्पति को आगे दे देगा, शुक्र को पीछे दे देगा और कहेगा इनको क्रम में मिलाइए, तो आप क्रम में मिलाइएगा। ठीक है, क्रम में मिलाने के लिए आप यहाँ पर एक ट्रिक भी दे रखा है, इस ट्रिक को आप लोग एनसीईआरटी बुक में पढ़ लीजिएगा। आगे क्या लिखा हुआ है? सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ, मैंने बताया था वो पथ कौन सा है? दीर्घवृत्ताकार पथ है, पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। यह रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। ठीक है, और ये कक्षा कहलाते हैं। यानी कि कक्षा क्या है? अब इसको समझिए, ये जो जब ये दीर्घवृत्ताकार में चक्कर लगाता है ना, तो ये उसकी अपनी एक कक्षा है। ठीक है, जो सूर्य के चारों ओर ऐसे चक्कर लगा रहा है ना, तो उसकी ये अपनी एक कक्षा है। वो अपनी क्लास वाली कक्षा नहीं, उसको ध्यान रखिए। चलिए आगे क्या है? आगे क्या कहता है कि अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे 88 दिन लग जाता है। यानी बुध के बारे में दिया हुआ है कि बुध सूर्य के सबसे नजदीक है और अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 88 दिन लग जाता है। हमने आगे भी इसको पहले बताया है। सूर्य को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। इस चीज को अंडरलाइन करिए। सूर्य को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। अभी तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन अपनी बैठक अगस्त 2006, इस बैठक को भी ध्यान रखिएगा कब बैठक हुई, में यह निर्णय लिया गया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 UB313 तिरस तथा प्लूटो जो है इनको बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है, इसलिए इनको जो है ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, 2003 UB313 और फिरस को। ठीक है, और प्लेटो को कब हटाया गया? ये जो है 2006 में। कहां पर? अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन की बैठक में। आगे यहां पर क्या दिया हुआ है? ये देखिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर भी छूट जाती हैं। शब्द की उत्पत्ति को, इसको भी पढ़िएगा। ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं के लिए एक शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जियोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, यह ग्रीक से लिया गया है। जियोग्राफी कहां से लिया गया है? ग्रीक से लिया गया है। शब्द को ध्यान देखिए, विकल्प में दे देगा लैटिन भाषा से लिया गया है, ग्रीक भाषा से लिया गया है, फ्रेंच भाषा से लिया गया है, जर्मन भाषा से लिया गया है। तो आपको ग्रीक भाषा को ध्यान रखना है। ऐसे ही प्रश्न बनते हैं, बहुत सटीक विकल्प दिए जाते हैं, ताकि आप जो है आप कंफ्यूज हो सको। अगर आपने नहीं पढ़ा है उस चीज को, तो आप गलत करने की पूरी संभावना रहती है। ठीक है, आगे जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण, यह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिनमें एक जियो शब्द है और दूसरा है ग्राफिया। यानी जियो और ग्राफिया दोनों से मिलकर के जियोग्राफी का निर्माण हुआ है। आगे जियो
अगर देखिए इसमें जियो और लॉजी मिला दिया जाए तो ये पृथ्वी का अध्ययन बन जाएगा, जियोमेट्री मिला दिया जाए तो पृथ्वी का मापन हो जाएगा, और जियो आइडिया आइड मिला दिया जाए तो पृथ्वी के आकार का अनुरूप हो जाएगा, जियोआइड। ठीक है, ये इसको हम लोग भूआभ भी कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग इसको और पढ़ेंगे विस्तार से। चलिए अगला अगला क्या कहता है, यहां पर खगोलीय पिंडों के बारे में और आर्यभट्ट के बारे में भी दिया हुआ है, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंड एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को खगोल शास्त्री कहते हैं। क्या कैसे क्वेश्चन बनेगा, खगोलीय पिंड एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं, और विकल्प में दे देगा पुरातात्विक कहते हैं, पुरातत्वविद कहते हैं, खगोल शास्त्री कहते हैं, खगोलविद कहते हैं। तो यहाँ पर खगोल शास्त्री कहते हैं, और भी विकल्प दिए जा सकते हैं जब प्रश्न बनाया जाता है। ठीक है, आर्यभट्ट प्राचीन भारत के एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। क्या थे, आर्यभट्ट जो है खगोल शास्त्री थे। वो विकल्प में दे सकता है गणितज्ञ थे, ठीक है, इतिहासकार थे, और भी बहुत सारे विकल्प दिए जा सकते हैं। तो आर्यभट्ट कौन थे, आर्यभट्ट एक खगोल शास्त्री थे। पॉइंट आउट कर लीजिए इसको आगे। ठीक है, आगे चलते हैं। पृथ्वी के बारे में क्या दिया हुआ है, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा है। मैंने बताया था बुध शुक्र पृथ्वी, पृथ्वी तीसरा है, और आकार में कैसा है, पांचवा है, सबसे बड़ा ग्रह है। तो आप लोग कमेंट में बताइए सबसे आकार में सबसे बड़ा ग्रह कौन है और सबसे छोटा ग्रह कौन है। मुझे पता है कि आप लोग कमेंट में नहीं बताएंगे, क्योंकि आपको जो है कमेंट करने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिए। आगे लिखिए, यह ध्रुवों के पास, अब पृथ्वी कैसी है, यह ध्रुवों के पास चपटी है। देखिए ये पृथ्वी है, इसको आप ऐसे समझ लीजिए, और ये उसके ध्रुव हैं। ये उसका जो है एक उत्तरी ध्रुव है, और यहाँ पर एक दक्षिणी ध्रुव है, और ध्रुवों के पास कैसी है, वो जो है चपटी है। ठीक है, यही कारण है कि इसके आकार को भू आभ कहा जाता है। भू आभ का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। इसको क्या कहा जाता है, इसके आकार को ध्यान रखिए, भू आभ कहा जाता है। यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। देखिए भाई, सबसे खूबसूरत तो पृथ्वी ही है, बाकी आप चाहे सबके बारे में पढ़ लीजिए, लेकिन जो जीवन संभव है वो अभी तक केवल पृथ्वी पर ही संभव है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है। अब क्यों नीले रंग की दिखाई देती है, क्योंकि इसके 2/3 सतह पर पानी से ढकी हुई है। कितने सतह पर, 3/3, 4/3, 1/3, 2/3। तो यहाँ पर 2/3 सतह पे पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। कौन सा ग्रह कहते हैं इसे, हरा ग्रह, लाल ग्रह, नीला ग्रह, पीला ग्रह। सब क्वेश्चन बनते जा रहे हैं बिल्कुल लाइन टू लाइन। इसको नीला ग्रह कहते हैं। एक एक लाइन से प्रश्न बनता है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब आगे चंद्रमा के बारे में दिया हुआ है। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। चलिए अब हम लोग चंद्रमा के बारे में पढ़ते हैं। पृथ्वी का कौन सा उपग्रह है, चंद्रमा। मंगल का उपग्रह बताइए, और बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं, शनि के कितने उपग्रह हैं, ये आप लोग कमेंट में बताइए। सबसे ज्यादा किस ग्रह के उपग्रह हैं, इस चीज को भी आप लोग कमेंट में बताइए। ठीक है, इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। जो पृथ्वी का व्यास है और चंद्रमा का व्यास केवल 1/4 है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से। ठीक है, यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। भाई हमने क्या कहा था कि जो दूर वस्तु होती है वो बहुत छोटी दिखाई देती है, जो नजदीक होती है वो बड़ी दिखाई देती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम हवाई जहाज को देखते हैं कि जब हवाई जहाज आकाश में उड़ता है तो बहुत छोटा सा दिखाई देता है, और जब हम उसको नजदीक से देखते हैं तो वो बड़ा दिखाई देता है। इसी प्रकार से क्योंकि पृथ्वी जो है वो चंद्रमा नजदीक है, इसलिए चंद्रमा हमको बड़ा दिखाई देता है। अब कितना दिखाई देता है, इसको यहाँ पे लिखा हुआ है। यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर, इस डेटा को याद रखिएगा, 3,84,400 किलोमीटर है। अब आप तुरंत कमेंट में बताइए सूर्य जो है पृथ्वी से कितने किलोमीटर दूर है। अभी आपको मैंने पिछले पृष्ठ में पढ़ाया था।
आगे बताइए, अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कीजिए। बताइए आगे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में दिया हुआ है, बड़ा रोचक तत्व है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 29 जुलाई 1969, इस डेट को याद रखिएगा, यहां से भी सवाल बनेगा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है कब चंद्रमा पर कदम रखा था, यानी कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने 29 जुलाई 1969 को जो है पृथ्वी पर चंद्रमा पर अपना कदम रखा था। मालूम करो क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया था? ये आपको कमेंट में बताना है, कौन भारतीय व्यक्ति जो है चंद्रमा पर गया था, कब गया था, इसको आपको आंसर ढूंढ करके कमेंट में बताना है। आगे उपग्रह के बारे में दिया हुआ है। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यानी उपग्रह एक खगोलीय पिंड हैं। ठीक है, अब कुछ उपग्रहों के बारे में दिया हुआ है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह, इनसेट क्या है, एक प्रकार का उपग्रह है। IRS भी एक उपग्रह है, और एडुसेट ये भी क्या है, उपग्रह है। ठीक है, इनके बारे में भी आप लोग जो है थोड़ा सा पढ़ लेना। कैसे ये प्रक्षेपित होता है, रॉकेट का प्रक्षेपण, रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना दिखाया गया है इस चित्र में, और उपग्रह का कक्षा में प्रवेश ये यहां पर दिखाया गया है। ठीक है, समझ में आ रही हैं चीजें? थोड़ा हो सकता है चित्र की वजह से ये यहां ना दिखाई दे रहा हो, इसलिए आप इनको एनसीईआरटी में दोबारा से पढ़ लीजिएगा और हाईलाइट कर लीजिएगा। आगे आगे क्या दिया हुआ है? आगे दिया हुआ है, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर भी पूरा करता है, यानी जो उसका एक्सिस पर घूमने में और पृथ्वी का चक्कर लगाने में उसको 27 दिन लग जाता है। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल जो है हम उसका एक भाग ही देख पाते हैं। पृथ्वी से चंद्रमा का हमको केवल एक भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं हैं। कैसी हैं वहां पर? चंद्रमा में जीवन संभव नहीं है। यहाँ ना पानी है और ना वायु। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान, गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। ठीक है, इसको आप लोग यहाँ पर इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, पढ़िएगा। अब आगे क्षुद्र ग्रहों के बारे में दिया हुआ है कि तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। जिस तरीके से ग्रह जो है और तारे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इसी तरीके से कुछ छोटे छोटे पिंड हैं वो भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह, छोटे ग्रह कहा जाता है, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षा के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, अब मंगल और बृहस्पति की स्थिति देखिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, मान लीजिए मंगल, और फिर इसके बाद ये जो है क्या है, बृहस्पति, और इसकी एक बीच की पट्टी है। इस तरीके की पट्टी में ये छोटे छोटे ग्रह पाए जाते हैं। ठीक है, उल्का पिंडों के बारे में समझ लीजिए। उल्का पिंड क्या है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। जो जो चीज मैंने येलो कलर से हाईलाइट की है उसको आपको विशेष रूप से पढ़ना है। ठीक है, कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि उनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के घर्षण के साथ घर्षण होने के कारण ये बहुत गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह से जले बिना पृथ्वी पर गिर जाता है, जिसके धरातल पर गिरने से बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है? आगे इस चीज को अब देखिए क्या लिखा है। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? ये देखिए, ये बहुत सारे असंख्य तारे हैं और यहाँ पर एक छोटी सफेद चमकदार पट्टी दिखाई दे रही है। ठीक है, देखा है? यह लाखों तारों का समूह, यह पट्टी आकाश गंगा, यानी कि आकाश गंगा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मिल्की वे। यही है मिल्की वे। हमारे सौर मंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। जो हमारा सौर मंडल है वो आकाश गंगा का क्या है? भाग है। और ऐसी अनेक आकाश गंगाएं हैं ब्रह्मांड में। ठीक है, प्राचीन भारत में
इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी, इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा। कैसे इसका नाम आकाश गंगा पड़ा? ठीक है, प्राचीन समय में इसकी जो तुलना है वो प्रकाश की एक बहती हुई नदी से की गई है, इसलिए इसको हम लोग आकाश गंगा कहते हैं। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर के ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है। यहाँ पर दिखाया गया है कि ये हम हैं, और हम कहाँ पर रहते हैं? पृथ्वी पर। पृथ्वी क्या है? सौरमंडल का हिस्सा है। सौरमंडल आकाश गंगा का हिस्सा है, और आकाश गंगा के अंदर, इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर अनेक आकाश गंगाएं हैं। इस फिगर को आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, और यहाँ पर भी उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दी हुई है। तो आज हमने कंप्लीट कर लिया, पूरा चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इससे संबंधित अब सारे प्रश्नों को आप लोग तैयार करिएगा। जो प्रश्न आए हुए हैं परीक्षाओं में उनको नोट डाउन करिए। ठीक है, वीडियो को 1-2 बार देखिए, खुद से पढ़ने का प्रयास कीजिए। हम सारे प्रयास करेंगे कि आपको धीरे धीरे चीज़ें कंप्लीट हो जाएं। तो आज के लिए यहीं तक। थैंक यू।